बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उस मुक़द्दस सरज़मीन की तारीख़ के बारे में बताऊंगा जो कि दुनिया के 3 इलाही मज़ाहिब की मुक़द्दस सरज़मीन है। आज मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इज़राइल यानी कि इसराइल की तारीख़ के बारे में बताऊंगा। मज़ीद आप इस वीडियो में जानेंगे कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं किया, और वीडियो के आखिर में मैं आपको इसराइल जाने का तरीक़ाकार भी बताऊंगा। तो बगैर किसी डिले के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाय द वे, आई एम अली एंड यू वाचिंग हैक्स विद अली। वीडियो के आगाज़ में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इज़राइल का मतलब अल्लाह का बंदा या रात की तरीक़ी में अल्लाह की तरफ चलने वाले के। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इसी निस्बत से इस कौम को बनी इसराइल कहते हैं। इस वक्त दुनिया में यहूदियों की कुल तादाद 14 मिलियन यानी 1 करोड़ 40 लाख के करीब है। इसराइल दुनिया में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, यहाँ तक कि इनकी टेक्नोलॉजी का ये आलम है कि वहाँ के 13 साल के बच्चे को हैकिंग सिखा दी जाती है। दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के मालिक यहूदी और इसराइली हैं। वीडियो का दूसरा पहलू ये है कि इसराइल का क़याम किस तरह हुआ। तो ये बात जानने से पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि इसराइल को 30 ममालिक ने अभी तक तस्लीम नहीं किया, और उनमें शुमाली कोरिया और उक़बा भी शामिल है जो कि गैर इस्लामी ममालिक हैं। इसराइल को कानूनी रियासत तस्लीम ना करने की वजह वो हालात हैं जिनमें इसराइल वजूद में आया। 18वीं सदी में एक तंजीम का क़याम अमल में आया जिसका काम फ़लस्तीनी इलाकों पर यहूदियों के लिए एक रियासत कायम करना था। इस मकसद के लिए फ़लस्तीन की सरज़मीन पर यूरोपी यहूदियों को लाकर आबाद करने को 4 मरहलों में तकसीम किया गया। पहला मरहला ये था कि यूरोपी यहूदियों को हिजरत करने पर मजबूर किया गया। दूसरे मरहले में आलमी सुपर पावरों को इस मकसद के लिए इमदाद हासिल करने के लिए उकसाया गया। तीसरे मरहले में फ़लस्तीनियों से ज़मीन खरीदने का मंसूबा बनाया गया, और चौथे मरहले में फ़लस्तीन में पुरतशद्दुद तहरीक शुरू करने और जबर से फ़लस्तीनियों को बेघर करना था। लिहाजा यूरोपी और अमरीकी यहूदियों को इनके मजहबी जज्बात के ज़रिए उकसाया गया। फिर दूसरे मरहले के मुताबिक अमरीका और बरतानिया की मदद हासिल की गई। इसके बाद फ़लस्तीनियों से ज़मीन खरीदने का मरहला आया जिसे फ़लस्तीनियों ने मुस्तरद कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि फ़लस्तीनियों ने यहूदियों को अपनी ज़मीन फ़रोख्त कर दी, और इस बात को साबित करने के लिए इन्होंने 1880 की दस्तावेज़ पेश की, जिसके बारे में इसराइली तारीख़दान कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं। मगर मुस्लिम दुनिया में कुछ हज़रात ऐसे मौजूद हैं जो इसकी हमायत करते हैं। अगर हम इस बात को मान भी लें तो मौजूदा इसराइल का सिर्फ 5% रकबा इस खुद साख्ता दस्तावेज़ में बयान किया गया है। तो यहाँ पर एक सवाल उठाया जा सकता है कि बाकी का रकबा कहाँ से आया और कैसे आया। तो इसका जवाब ये है कि 2016 में आयरलैंड के पार्लियामेंट में एक दस्तावेज़ पेश की गई जिसके मुताबिक फ़लस्तीन की सरज़मीन पर इसराइल का गैर कानूनी कब्ज़ा करा दिया जाए। इस दस्तावेज़ पर बहस के दौरान आयरिश मेंबर असम्बली की तरफ से पूरे दलाइल के साथ चर्चे उड़ाए गए। जब फ़लस्तीनियों ने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया तो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का आगाज़ हो गया, जिसके नतीजे में 7,20,000 फ़लस्तीनी मर्द, औरत और बच्चे जबरी तौर पर अपने घरों से बेदखल किए गए, और इस तरह इसराइल मार्ज़ वजूद में आया। इस बारे में इसराइली तारीख़दान लॉन पोपे अपनी किताब द एथनिक क्लेंजिंग ऑफ पैलेस्टाइन में बताते हैं कि फ़लस्तीनियों का कत्ले आम और इनको जबरी तौर पर घरों से निकालना एक संगीन जुर्म है। अगर हम इसराइल में अमन और सलामती चाहते हैं तो हमें फ़लस्तीनियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसराइल जाने का तरीक़ाकार क्या है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और इसराइल जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को पहले किसी ऐसे मुल्क में जाना पड़ेगा जो कि इसराइल को तस्लीम कर चुका है। अगर आप ओमान को देख लें तो आप ओमान जा सकते हैं क्योंकि उसने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। ओमान जाने के बाद वहाँ पर इसराइल एम्बेसी में आप लोगों को वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप लोगों को उधर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेंगी, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, और फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे, और फिर आपका वहाँ पे इंटरव्यू होगा।
جس انٹرویو میں آپ کو وہاں پہ ان کو قائل کرنا ہے کہ آپ لوگ محض دورے کے لیے جا رہے ہیں اسرائیل اور آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے، اگر آپ انہیں قائل کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ لوگوں کو اسرائیل کا ویزا دے دیں گے، اور ویزا ملنے کے بعد آپ لوگ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے پاسپورٹ پہ کوئی اسٹیمپ نہیں لگوانا، نہیں تو آپ پاکستان واپس نہیں آ سکتے۔ وہ آپ لوگوں کو سلپ پرووائڈ کریں گے، آپ اس سلپ پہ آپ لوگ اسرائیل آ جا سکتے ہیں۔ اور ایک اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ جارڈن کے بارڈر پہ جائیں، وہاں پہ آپ کو 3 سے 7 گھنٹے میں ویزا مل جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگ آرام سے اسرائیل جائیں۔ اگر آپ فلسطین بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے اسرائیل اتھارٹی سے پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ غزہ کی بات نہیں میں کر رہا، غزہ تو دوسری طرف آتا ہے، میں صرف ویسٹ بینک دیکھنے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ ویسٹ سائڈ پہ جاتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو سے بہت معلومات ملی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔